नमस्कार दोस्तों, आपको सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए या झूठा? आपको नफरत फैलाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या मोहब्बत करने वाला? महिलाओं को आपको हक देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या महिलाओं से बलात्कारी करने वालों को छोड़ने वाला? आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आपको हक दे या आपको भिखारी बना दे, दयनीय बना दे, लाचार बना दे? आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक तौर पर मजबूत बनाने वाला हो या इन सब में कमजोर कर देने वाला? आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हर जाति को, हर धर्म को, हर लिंग को अधिकार देने की बात करता हो, उसके हक उसे देने की बात करता हो, या वो प्रधानमंत्री चाहिए जो आपके हक अपने हिसाब से तय करने, यानी तानाशाह होने के हिसाब से तय करने का रखता हो? फैसला तो आपको करना है, लेकिन इसके लिए चंद उदाहरण मौजूद हैं। देश इस समय दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है और भारत में जो प्राकृतिक दोहन हो रहा है अदानी अंबानी जैसे कुछ पूंजीपतियों के लिए, तो वो खेल जब चल रहा हो, जो सत्ता के करीब पूंजीपति हैं वो लूट रहे हों, सिरप पिला के गलत आपको मार डाल रहे हों, उस तरह के लोगों का देश चाहिए या इन सब से बचाने वाला? यह भी फैसला आप ही को करना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, क्लाइमेट चेंज को लेकर के वहां कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। कि किस तरीके से तमाम बड़े देशों को समझना चाहिए, प्राकृतिक दोहन से बचना चाहिए जिससे संकट ना हो, प्रदूषण ना फैले। लेकिन जब वो ये कहते हैं तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन थी? दिल्ली। उत्तराखंड में टनल में 41 मजदूर फंसे थे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक दोहन हो रहा था, पर्यावरण के खिलाफ हो रहा था, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए हो रहा था। हिमाचल में इसी तरीके से प्राकृतिक आपदा आई। क्यों? क्योंकि वहां पर प्राकृतिक नियमों के विपरीत पर्यावरण नियमों को बदल करके जिस तरीके से कथित विकास के नाम पर दोहन किया गया, पूंजीपतियों को उसका लाभ दिया गया, उस कारण से हजारों लोग मरे। इसी तरीके से सिक्किम में जल प्रलय आई और जो हालत बनी वो हम सब ने देखी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था से छेड़छाड़ हुई थी। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में इसी तरह की समस्याएं और इसी तरह की समस्याएं देश के तमाम हिस्सों में। नदी नाले सब साफ करने की बात होती थी,
स्वच्छ गंगा की बात होती थी। आज सबसे प्रदूषित यदि कोई नदी है तो उसका नाम गंगा है। जिस गंगा को हम गंगा च यमुना च गोदावरी, कोई नदी आज सुरक्षित नहीं रहेगी, यह हालत हो गई। इसके बाद देश को समृद्ध बनाने की बात करते थे, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते थे। स्थिति क्या हुई? चंद पूंजीपति आत्मनिर्भर बने। चीनी कंपनियों ने आकर के भारत में व्यापार पे कब्जा कर लिया, भारत से कमा के ले जा रहे हैं। यहां के लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाने की स्थिति है, उन्हें उनका नौकर बनाने की स्थिति है और न रोजगार दे पा रहे। भुखमरी की यह हालत है कि पहले कहते थे 80 करोड़ को 5 किलो अनाज, अब 81.35 यानी 35 लाख, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज की बात है। मतलब आप ये देखिए कि हालत बढ़ती जा रही भुखमरी की, कम नहीं हो रही। इसका मतलब तो यही है ना, पहले 80, फिर 81, फिर 81.35। अब आप समझिए इतने करोड़ लोगों को भूखमरा बना दिया। ये सरकार के आंकड़े बताते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगारी दर बद से बदतर है और लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। आप किसी भी घर में देख लीजिएगा, आप अपने अड़ोस पड़ोस अपने घरों में देखिएगा, बेरोजगारों की फौज होगी और न उन्हें काम मिल पा रहा है, उसके बावजूद प्रदूषण फैल रहा है। एक तरह का प्रदूषण नहीं, जो पर्यावरणीय प्रदूषण है वो तो है ही, उसके बाद में सामाजिक प्रदूषण, धर्म जाति इनके नाम पे इतनी नफरत फैला दी गई कि उसकी अथाह हालत है। और उसके बाद में धर्म जात की नफरत के बाद में आएंगे आप तो गरीबी, बेरोजगारी और दूसरे उन सब कारणों से तमाम तरह के अपराध पनप गए हैं। ऐसे ऐसे अपराध पनप गए हैं कि लोग बच्चों, महिलाओं, बेटियों सबको शिकार बनाते हैं। कैसे शिकार बनाते हैं आप देखिए ना, किसी की फोटो, किसी का वीडियो, किसी का कहीं से कहीं उठाया और उसमें क्लिक किया और उसके बाद में व्यक्ति को बदनाम कर दिया। ऐसी करके तमाम बच्चे बच्चियां आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस तरह की हालत है। इसके बाद शिक्षा की स्थिति खराब कर दी और बहुत सारी चीजें कर दी। और दुनिया में जब कहते हैं कि साहब हम झंडा गाड़ रहे हैं, यहां पे तो आके कपड़ों से मुसलमानों को पहचानते हैं, सऊदी अरब के शेखों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें गले लग के अरे आप ही भाई हो असली। तो यह स्थिति है। तो झूठ, नफरत सब कुछ पनपाई है। क्यों? सत्ता पानी है, सत्ता के लिए करना है। चाइना के साथ गलबहियां करिए और भारतीय सैनिकों को मरवाइए, अपनी जमीनें कब्जा कराइए। तो यह राजनीति है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी तेलंगाना चुनाव के प्रचार से तुरंत फ्री होते ही अपने चुनाव क्षेत्र में गए, वायनाड के लोगों से मिले, वायनाड में तमाम सारे फंक्शंस को अटेंड किया और तमाम वर्ग के लोगों की चीजों का समाधान किया। उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया, एक का शिलान्यास किया, एक का शिलालेख रखा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें करी। आज भी वो थे पद्मनाभन जी, वहां बहुत बड़े लेखक रहे, साहित्यकार। उनकी पुस्तकों की प्रदर्शनी का वहां पर गए, वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, कई बार अपने नाराज होते हैं, कई बार बहुत से लोगों को दुख होता है, कई बार सच बोल देने से नुकसान होता है। और राजनीति में खासकर राजनीति में मुझसे लोग नाराज हो जाते हैं इसलिए क्योंकि मैं सच बोल देता हूं। उससे उन्हें लगता है कि मेरे मन में जो सच आता है मैं बोलता हूं, मैं नहीं रुकता। लेकिन इससे तमाम लोगों को तकलीफ होती है। तो एक लेखक की तरह से एक सच लिखना, बोलना, समझना यह हमारी जिम्मेदारी है। और सच का मार्ग कठिन है, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अंततः सच जीतता है। और सच तो यह है कि मृत्यु के बाद भी जीतता है। यह राहुल गांधी का।
और इसलिए मैं सिर्फ सच के मार्ग पर चलता हूं, उसकी कोशिश करता हूं। There's of course a big difference between Padmanabh ji and us. It is much easier for him to speak the truth than it is for the politicians. And that is something that he has done his whole life without exception. And I think that is why we are giving him this award today, because whatever comes into his mind, whatever comes into his heart, he is ready to put on a piece of paper. And as politicians, we should aspire to be like writers, that whatever comes in our mind, whatever truth comes in our mind, we put it in front of the people. वो महिलाओं के बीच गए, महिला कांग्रेस के उसको संबोधित किया, वहां पर उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि महिलाओं को पूरा हक मिले और उनकी पूरी इच्छा है कि आगे आने वाले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी अपने कम से कम 50% जो हक है वो मुख्यमंत्री महिलाएं बनाएं। What would be a good target for us to try and achieve? And I thought a good target for the Congress party would be that if in 10 years from today 50% of our chief ministers are women. अब देखिए कितनी बड़ी बात, और इस तरह की सोच महिलाओं को यह हक देना है। जो पुरुष सत्तात्मक परिवार में यदि या समाज में यदि ऐसी कोई बात करता है तो तमाम लोगों को तकलीफ हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी उन्हें हक देने की बात करते हैं, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जातिगत जनगणना के जरिए तमाम सारे लोगों को उसके लाभ दिए जाएंगे, उनको उनके हक दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे जब चुनाव में आए थे 2014 का, आप घोषणा पत्र देखिए उसके बाद से, और बार बार चिल्लाते थे हर भाषण में कि मैं नीच जात का हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं चाय वाला था, मैं तो ऐसे करके खाता था, भिखारी था। आज महंगे महंगे शौक उनके पास देख सकते हैं, महंगा पेन, महंगा चश्मा, महंगे मोबाइल, महंगा विमान, महंगी ये महंगी वो, सब कुछ, कपड़े, सूट बूट वाले। और जो जाति की बात करते थे, नीच जात की खुद की बात करते थे, वो आज जातिगत जनगणना के राहुल गांधी के नारे से इतना डर गए कि अब कहने लगे जाति सिर्फ एक होती है, गरीब की होती है। फिर उसके बाद अब बोलने लगे महिलाओं की होती है, इनकी होती है, उनकी होती है। लेकिन जो जिस जात की वो बात करते थे उसकी बात ही खत्म कर, तो ये नरेंद्र मोदी। और इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं नफरत से नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समझा कि नफरत से कुछ नहीं होता, नफरत फैलाई गई है। देश असलियत में बहुत मोहब्बत करने वाला है, इसीलिए यहां पर दुनिया भर के आक्रांत आए, सब आए और सब यहां एडजस्ट हुए। मैं नरेंद्र मोदी से लड़ता हूं, उनके दिल में जो नफरत है उससे लड़ता हूं, उनके क्रोध से लड़ता हूं। मेरे ऊपर 24 केस है। पहली बार डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली, उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए। मेरा जवाब भी आप जानते हो, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है।
मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत। सबको समाहित किया इसने, सबसे सीखा, सबसे लिया, सबको दिया। प्राकृतिक संपदाएं थी, सब कुछ था जिसने इसने मोहित किया। तो अब उसके बाद में मैंने मोहब्बत की। तो मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में यदि कोई पूछता है कि क्या किया, तो मैं यही कहता हूं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। और मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, घर घर में खोलूंगा, पूरे देश में खोलूंगा। ये मोहब्बत का देश है। प्यार करिए एक दूसरे से, किसी से नफरत मत कीजिए, नफरत को खत्म कीजिए, क्योंकि नफरत ही तो है जो आपको जाति, धर्म और लिंग, किसी भी क्षेत्र, सबके आधार पर लड़ाती है। ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से ही दुनिया को जीता जा सकता है। और भारत का तो मंत्र रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सब जन हिताय सब जन सुखाय। तो वो मोहब्बत पर ही आधारित है। तो इसको समझने की जरूरत है। तो राहुल गांधी की इन बातों में जो सच्चाई झलकती है, जो बात झलकती है, वही उन्हें अलग कर देती है दूसरे राजनीतिज्ञों से। और इसी स्थिति में सवाल उठता है कि आपको कैसा देश का शासक चाहिए? झूठ बोलने वाला, नफरत फैलाने वाला, तोड़ने वाला, या जोड़ने वाला, मोहब्बत करने वाला, सबको हक देने वाला, या आपको भिखारी बनाने वाला, पीड़ित बनाने वाला, याचक बना देने वाला? क्या बना? तो आपको वो चाहिए जो हक से कहे। तो कांग्रेस ने इसीलिए आपको हक दिए थे। भोजन का अधिकार, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इतने अधिकार दिए कि चिकित्सा का अधिकार, दूसरे और तमाम सारे इतने अधिकार दिए, और हर एक को उसके अधिकार देने या जो छीने गए उन्हें लौटाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। तो अब आपको अधिकार देने वाली सरकार चाहिए या नफरत फैलाने वाली, झूठ बोलने वाली, ठगी करने वाली? फैसला आपका है, क्योंकि आपको खराब सिरप पिला के मार डालने वाले कोई और नहीं होते। वो सब नरेंद्र मोदी की ही उससे जुड़े हुए होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। जय हिंद।